आप देख लेते हैं लंग कैंसर के बारे में। व्हाट इज लंग कैंसर, डेफिनेशन समझ लेते हैं। लंग कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं। लंग कार्सिनोमा इज अ मैलिग्नेंट लंग ट्यूमर characterized by uncontrolled cell growth in tissue of the lung. तो मैलिग्नेंट लंग ट्यूमर, मैलिग्नेंट लंग ट्यूमर में क्या मतलब होता है? ना रुकने वाला, मतलब बढ़ता रहता है, इसकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहती है। किसी को कहा जाए कि मैलिग्नेंसी, ठीक है, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंसी जो है, मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस। हाँ, ये मतलब ग्रोथ इसमें बढ़ती जाती है। कैंसर में क्या रहता है ना, बढ़ती है, एक एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। जैसे सेल्स, एक टिश्यू है उसमें सेल्स नॉर्मल है, एक सेल का जब लाइफ स्पैन पूरा होगा तो वो सेल वहाँ से खत्म हो जाएगी, सेल डेड हो जाएगी, तो उसकी जगह पे दूसरी सेल आ जाएगी। ऐसे तो होता है। अरे मेरी बात सुन लो, एक टिश्यू में जैसे सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, एक सेल्स वहाँ पर डेड हो जाती है, ठीक है। एक सेल जैसे टिश्यू में है, एक सेल डेड हो जा रही है, ठीक है, तो उसकी जगह दूसरी सेल आ जाती है। नॉर्मली ये होता है, अपना उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है सेल का, तो वो मर जाती है, डेड हो जाती है। उसके बाद दूसरी सेल उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाती है, ये होता है नॉर्मली। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, एक सेल का लाइफ स्पैन पूरा हो नहीं पाता है और दूसरी सेल एबनॉर्मली ग्रोथ हो जाती है, और पहली वाली सेल खत्म नहीं होती, उसके बाद 3-4 जनरेशन तक की जो है सेल्स डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो मतलब सेल की ग्रोथ होती रहती है और सेल मर नहीं रही है, जो पुरानी सेल थी वो भी जिंदा है, नई सेल जो बन रही है वो भी जीवित है। तो वो एक के ऊपर एक गुच्छा बनती, क्लस्टर बनता चला जाता है। और जब बहुत ज़्यादा सेल्स एक के ऊपर एक लग जाती हैं तो फिर क्या होता है, फिर सड़ने लगती है वहीं पे, ठीक है। उसके बाद ये ग्रोथ एबनॉर्मलिटी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, तो उसके बाद वो फूट भी जाता है। कैंसर का जो ट्यूमर होता है वो लास्ट भी होता है, फूट के सेक्रेशन इसमें से डिस्चार्ज होने लगता है, पस वगैरह, ठीक है। वो पस वगैरह क्या रहता है, वही जो सेल डेथ होती है, एबनॉर्मली जो सेल है वो डेथ हो जाती है, एबनॉर्मल सेल डेथ हो जाती है, उसके बाद वो पस बन जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा कि कैंसर सब फूट गया, ठीक है। जैसे किसी के यहाँ पर सीधे लिम्फ नोड में कैंसर है, ठीक है, तो लिम्फ नोड का साइज बढ़ता जाएगा। लिम्फ नोड का साइज बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि अंदर सेल डिवीजन लगातार हो रहा है। उसके बाद एक लिमिट के बाद जब जगह नहीं बचती है, सेल अंदर की सड़ने लगती हैं। एबनॉर्मल सेल जो ग्रोथ होती है उसमें उनका कोई फंक्शन नहीं रहता है, ठीक है। एक नॉर्मल सेल होती है, उसका एक फंक्शन होता है, एक मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक। और जो एबनॉर्मल सेल होती है उसके अंदर कुछ कमियां रहती हैं, तो वो अपना नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर पाती है, तो वो आगे चल के उसमें नेक्रोसिस होने लगता है, सड़ जाती है सेल, फिर वो पस फॉर्म करती है और सेक्रेट होने लगती है। तो मैलिग्नेंट लंग ट्यूमर में क्या होता है, ट्यूमर इस तरह का लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। If left untreated, this growth can spread beyond the lung. अगर इसको ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं दिया जाए, कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो ये अदर ऑर्गन में भी फैल जाता है, स्प्रेड होता है। Spread beyond the lungs by the process of metastasis into nearby tissue or other part of the body. तो कैंसर होता है और मेटास्टेसिस होता है। कैंसर जब लास्ट स्टेज में होता है, एडवांस स्टेज में, तो उसके बाद वो मेटास्टेसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें पेशेंट को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, तो उसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। कैंसर बाकी सीवियर फॉर्म है, इसमें पेशेंट बचता नहीं जल्दी। मेटास्टेसिस जब अदर जैसे लंग्स में है, ठीक है, ठीक है, लंग्स में कैंसर है किसी के, लंग्स में कैंसर है, वो मेटास्टेसिस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद लंग्स के करीब में कौन सा होता है, एब्डोमेन भी होता है, लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे इंटेस्टाइन वगैरह रहता है, ठीक। तो लंग्स से फिर दूसरे ऑर्गन कौन से हैं,
एब्डोमिनल ऑर्गन है, Yes, sir. उसमें भी फैल जाता है। लंग से आसपास जितने लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स में भी कैंसर या मेटास्टेसिस हो जाता है। ठीक, तो मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। वो एडवांस स्टेज होती है। इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर मेनली अकर्स इन ओल्डर पीपल, ज़्यादातर ओल्डर पीपल में होता है, 50 से 60 साल की एज। अबाउट 2 आउट ऑफ 3 पीपल डायग्नोज विद लंग कैंसर आर 65 और ओल्डर। तो 60 साल के ऊपर जितने लोग हैं उनमें 3 में से 2 लोग को ट्रेस हो जाता है लंग कैंसर। About 40% of all new cancer are lung cancer. About 2,24,390 new cases of lung cancer। और इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे मैन लंग कैंसर मेंस को ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों वो सिगरेट पीते हैं? क्योंकि बात केवल सिगरेट वाली नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, एक पैसिव स्मोकिंग भी कारण है। एक्टिव स्मोकिंग नहीं, पैसिव हाँ, स्मोकिंग भी पैसिव कारण पता है। है। पैसिव स्मोकिंग में क्या हो गया कि जो पास होता है पॉल्यूशन है, जैसे गाड़ी का नहीं है, वो भी तो होता है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है लेकिन उसके पास है वो तो है। उसके अलावा जो ये अदर फैक्ट्री का स्मोक हो गया, गाड़ी मोटर्स का स्मोक हो गया, ठीक है, ये स्मोक भी तो है। ये स्मोक भी तो उसी स्मोक की तरह ही अंदर जाके जमता है, ठीक है। तो ये जब ये वहाँ पर जम जाता है तो हमारी जैसे गैसियस एक्सचेंज होते हैं ऑक्सीजन के, कहाँ पर होता है गैसियस? एल्वियोलस में होता है ना। तो एल्वियोलस में इसकी कोटिंग हो जाती है जो स्मोक है, तो फिर वो गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो नहीं पाता है। O2 CO2 का गैसियस एक्सचेंज हो नहीं पाता है, तो फिर सांस फिर पेशेंट को क्या ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। टाइप से लंग कैंसर के: स्मॉल सेल लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के 3 है: लार्ज सेल एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरह का कैंसर होता है। अगर स्क्वैमस सेल्स में है तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं उसे, ठीक है। और अगर उसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसे एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में क्या मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन टाइप जो होता है मोस्ट नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में क्या मोस्ट कॉमन टाइप अबाउट 80 to 85% आर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। ग्रोस मोर स्लोली, तो ये बहुत ही स्लो ग्रो होता है। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग, उसके बाद नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर फर्दर डिवाइड होता है एपिडर्मोइड कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये एपिडर्मोइड कार्सिनोमा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में फर्दर डिवाइड हो जाता है। 30-35% ऑफ लंग कैंसर इस तरह के होते हैं। अराइज फ्रॉम ब्रोंकियल एपिथेलियम, कैविटेशन में आल्सो अकर, स्लो ग्रोथ, मेटास्टेसिस नॉट कॉमन। जिसमें स्लो ग्रोथ होती है लेकिन मेटास्टेसिस कॉमन नहीं होता है। एडिनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा, ठीक है। 25 to 30% लंग कैंसर एडिनोकार्सिनोमा होता है, 10 से 20% लंग कैंसर लार्ज सेल कार्सिनोमा होता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा क्या है? जनरली स्टार्ट इन वन ऑफ द लार्जर breathing tubes, growing fairly rapidly and is likely to be large by the time of diagnosis, spread more quickly and aggressively. Account of 50% of case found mostly in heavy smokers. Small cell carcinoma ज़्यादातर स्मोकर्स में होता है और 50% केस स्मॉल सेल कार्सिनोमा के होते हैं और हैवी स्मोकर में ये होता है। एटियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो
बायोलॉजी में क्या सबसे पहला लीजिए। सर एक क्वेश्चन, हाँ जो लोग स्मोक करते हैं अपने का कोई क्लियर बन जाती है, हाँ। तो इसको हटाने के लिए क्या क्या वो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है ना, कौन सा, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, जानते हो, जिसकी वजह से हम लोग के मुंह में जब कोई भी लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो बलगम बार बार क्यों आने लगता है। आप देखोगे बार बार वो बलगम स्पिट करता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम लगा हुआ म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, हमारे जो ट्रैकिया है ना, ब्रोंकियल्स में अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो पर्टिकुलर उसका मूवमेंट ऐसा रहता है, निकालते रहते हैं ऐसे। तो न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसमें होते हैं, वो ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिसको स्पूटम को पुश करते हैं। और जितने भी लंग्स के अंदर गंदगी होती है, स्पूटम होता है, अच्छा जो भी धूल मिट्टी, हम लोग के ये बताओ, हम लोग के ये जो होता है म्यूकस क्यों सेक्रेट होता है, आगे लाइन में क्या नहीं है, बलगम क्यों आता है, बलगम क्यों बना हुआ है, स्पूटम क्यों बनाया है, हर चीज़ का एक ना एक मकसद होता है। जैसे सलाइवा होती है, सुनो, सलाइवा किस काम आता है, सलाइवा से जो swallow करते हैं तो उसको स्लीप होने में मदद करती है, और सर ये डाइजेशन में स्टार्च को तोड़ने में क्या म्यूसिन टाइलिन वगैरह पढ़ा था, लार में एंजाइम जो होते हैं म्यूसिन टाइलिन, लार के एंजाइम्स पढ़े थे, म्यूसिन टाइलिन, ठीक। वो लार हमारा डाइजेशन का काम करता है। स्पूटम क्या होता है, दरअसल स्पूटम बना होता है प्रोटीन से, जिसे बोलते हैं म्यूकोप्रोटीन, ठीक है। अरे हमारा पूरा बॉडी ही बना होगा प्रोटीन से, ठीक है। तो जो भी पार्ट होगा वो प्रोटीन होगा, जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया हमारा, ठीक। तो स्पूटम क्या प्रोटीन, एक तरह के म्यूकोप्रोटीन। स्पूटम हमारी बॉडी में, स्पूटम का क्या रोल है बताओ, अरे कोई बताओ, स्पूटम का क्या रोल है, बलगम, इन्फेक्शन को बाहर करने का काम करता है, और जो भी डर्ट वो जाता है उसको बॉडी के अंदर जाने से रोकने का, उस पर चिपक जाता है, तो बाहर डस्ट, माइक्रोब्स है ना, ये सारे माइक्रोब्स जितने भी फॉरेन बॉडी है, फॉरेन पार्टिकल्स हमारे जो है स्पूटम में ही चिपकते हैं, ठीक है, उसे होल्ड करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल को होल्ड करने के लिए। स्मोकिंग इज बाय फार द लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, अबाउट 80% लंग कैंसर डेथ आर output results from smoking, exposure to other cancer causing agent in the workplace. स्मोकिंग पहला कारण है, दूसरा हमारे वर्क प्लेस में जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, सीमेंट की चादर बनती है, वहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है, घरों पे जो चादर नहीं डाली थी सीमेंट वाली, जो जिगजैग ऐसे वेव लाइक, वो जहाँ बनती है वहाँ भी धूल मिट्टी बहुत होती है, वहाँ एस्बेस्टस की बनी होती है ना, एस्बेस्टस पॉइजनिंग भी होता है, एस्बेस्टस लंग में जमा भी हो जाता है। ये ऐसी होती, हीट रेजिस्टेंट होती है ना, हीट रेजिस्टेंट जो एस्बेस्टस होता है वो एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है। तो एस्बेस्टस की पॉइजनिंग हो जाती है, अंदर लंग्स में जमा हो जाता है, बाद में एस्बेस्टस पॉइजनिंग भी हो जाती है और कैंसर भी हो जाता है। जो बच जाते हैं एस्बेस्टस पॉइजनिंग से, जो लोग बच जाते हैं उन्हें कैंसर हो जाता है। या पेंट की फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, वहाँ पेंट की स्मेल उड़ रही है ना, वर्क प्लेस डिपेंड करता है ना, एक्सपोजर टू अदर कैंसर कॉजिंग एजेंट इन द वर्क प्लेस। साफ सुथरी जगह पे हाइजीनिक का काम है, जहाँ धूल मिट्टी नहीं है, किसी तरह का धूल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ उसको नहीं होगा। लेकिन ऐसी जगह पे जो एम्प्लॉइज होते हैं इस तरह के लेबर क्लास, तो उनको ज़्यादातर हो जाता है, ठीक। रेडियो एक्टिव, अगर ऐसे एनवायरनमेंट में काम करें जहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो उससे भी हो जाता है, ठीक। यूरेनियम आप लोग को पता है, हम लोगों के लिए इतना वो है खतरनाक, हार्मफुल रेडिएशन कॉज करता है ना, डीएनए को भी चेंज कर देता है। जो न्यूक्लियर ये न्यूक्लियर एजेंट जो है, रेडियो एक्टिव एजेंट, ये परमाणु बम विस्फोट होता है, जिसमें क्या होता है, रेडिएशन फैलता है,
रेडिएशन होता है ना, न्यूक्लियर एक्सपोजर जो होता है उसमें क्या होता है, रेडिएशन होता है। हाँ सर। तो वो बताते नहीं जापान में अभी भी लोग हाँ हिरोशिमा एंड नागासाकी में अभी भी लोग जो हैं वो Affected है। पैदा हो रहे हैं। कहते हैं 7 पीढ़ियों तक असर जाता है। सर वो 7 पीढ़ियों तक असर क्यों सर जाता है? दिल्ली में अटैक हुआ है फिर से। हाँ? बहुत वो डेड फूड के पास फिर से वो हुआ है बम ब्लास्ट। और अंदर कराया दिया ठीक है। इनहेलेशन केमिकल सच एज बेरिलियम, सिलिका, कोल प्रोडक्ट, मस्टर्ड गैस, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं ये भी काज करती हैं। आप लोग देखिए पता उनका नेक्स्ट बेरिलियम और सिलिका क्या होता है, सिलिका क्या होता है, सिलिका सर सिलिकॉन। सिलिका होता क्या है? ये तो जेल होता है। हाँ इसीलिए कहने पड़ा था सिलिका जो है उसमें पढ़ा था तुमने, पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, हाँ। उसमें SI से होता है सिलिका। हाँ सिलिका होता क्या है? लेकिन बहुत आगे था, खाली लोग 30 तक पढ़े थे। हाइड्रोजन हीलियम तक उतरे थे क्या? 30 तक पढ़े थे। सोडियम पोटेशियम तक, 30 नियॉन ऑर्गन तक। हाँ, उससे आगे बढ़े ही नहीं हम लोग, बहुत आगे हो। नहीं, सिलिका जो है ये कांच होता है, कांच को सिलिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब सोचो कांच के पार्टिकल्स बहुत फाइन पाउडर हो, अगर जा सकता तो कितना वो कॉज करेगा, क्योंकि जो सिलिका जहाँ जाता है काट देता है। कांच का अगर चूरा भी लग जाता है, हाथ में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, कांच को पीस के हाँ सिलिका ही तो होता है, ठीक है। और तरह तरह की गैसें, मस्टर्ड गैस हो गया, certain dietary supplement, 2 large studies found that smokers who took beta carotene supplement actually had an increased risk of lung cancer। लो नई चीज पता चल रही, बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट की वजह से भी होता है, ठीक है। हाँ अब स्मोकर्स क्या लेते हैं, तो बैक्टीरिया में क्या बीटा कैरोटीन है, तो बीटा कैरोटीन भी जो है इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर। क्या एक्सपोजर टू अबे वो कैंसरस फूड है बहुत सुनो मेरी एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। एस्बेस्टस क्या था? हॉट डॉग का खाने से अभी एस्बेस्टस क्या बताया था मैंने, जरा वो स्टार्ट सुन नहीं देती। एंटी कैंसर फूड में जो आता है वो बताया था कि जो छत पे डालने वाली चादर होती है, सीमेंट की चादर, वो एस्बेस्टस से बनी होती है। तो वहाँ जो वर्कर काम करते हैं, पीपल हु वर्क विद एस्बेस्टस सच एज माइंस में होता है, मिल्स में भी होता है, टेक्सटाइल और उसमें और प्लेसेस अरे वही प्लेसेस टेक्सटाइल वगैरह, ठीक है, कपड़े वपड़े पाउडर भी उड़ता होगा जहाँ पाउडर बनता है। नहीं पूरे फाइबर में 2 दिन डायग्राम टाल के समय मेजर दैट तो ये टाल्कम पाउडर वो वाले हैं जो डेली यूज में यूज करते हाँ। हैं। तो बनता तो होगा क्या? फॉर्म में कंटेन एस्बेस्टस, इसको तो उसको इसमें भी मालूम नहीं है। टाल में भी एस्बेस्टस यूज करते हैं कि सूंघने के लिए थोड़ी ना यूज करते हैं, से तो हम तो सुनने के लिए इसको यूज अप्लाई करते हैं ना स्किन पे। ये देखो ये सब भी बना हुआ है एंटी, ये देखो कैंसर फूड, एंटी कैंसर फूड, कोका कोला नहीं, लेकिन आजकल ये सब ज्यादा मिल रहा है। हड्डी के बारे में इसके फूड कार्ट तो खुलते ही जा रहे हैं, फूड कार्ट तो खुलते ही जा रहे हैं, खुलते ही जा रहे हैं। एक गली में 4 फूड कार्ट खुल रहे हम हैं। भी एक खोलने वाले हैं। हॉट डॉग इजी भी है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, डैमेज टू द सेल, कार्सिनोजेन बाइंड टू डैमेज सेल डीएनए, ठीक है। इसमें पैथोफिजियोलॉजी यही है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल एटियोलॉजिकल फैक्टर जो थे फैक्ट्री में या स्मोकिंग या एस्बेस्टस ये सब चीजें थी, ठीक है। वो क्या करती है, सेल को डैमेज करती है। अब सिलिका अंदर जाएगा तो सही एटियोलॉजी तो मतलब वो होता है जिसका कॉज हमें पता नहीं होता है। वो नहीं है, इडियोपैथिक है। एटियोलॉजी मतलब कारण,
इडियोपैथिक। कल हम ही बता रहे थे, हम बगल में बता रहे थे, समझ लिए थे क्या? कल ही मैं बता रहा था मेडिकल बच्चों को। सर पेपर में था ना तो ये फैक्टर जो है क्या करते हैं, सेल को डैमेज करते हैं, ठीक, और कार्सिनोजेन बाइंड टू डैमेज सेल्स डीएनए। अब जब देखो सेल्स को, मेरी बात सुनो, सेल्स को मल्टीप्लाई होने का ऑर्डर कौन देता है? डीएनए। सेल का न्यूक्लियस जो पार्ट है, ठीक, सेल का न्यूक्लियस पार्ट है, वही बोलता है कि mRNA बनाओ। जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वही बोलता है आरएनए बनाओ, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करो। कौन बोलता है? डीएनए बोलता है। अब डीएनए को अगर जो सेल्स का मुखिया है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको अगर छेड़खानी कर दीजिए, उसके साथ इंटरफेयर हो जाए, उसके जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं नाइट्रोजनिक बेस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, उसके साथ अगर हेरफेर कर दी जाए तो क्या होगा? वो सेल्स को कैसा इंस्ट्रक्शन देगा? गलत इंस्ट्रक्शन देगा। तो सेल जो नॉर्मल हमारी ही सेल थी, उसको इंस्ट्रक्शन गलत मिले तो वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जैसे मूवीज में जैसे वो स्पाइडरमैन मूवी में देखा था ना, डॉक्टर ऑक्टोपस वाला, उसकी चिप फेल हो गई थी, तो क्या कर रहा था? वो अपने ही सर को तबाह कर रहा था। सर चिट्टी रोबोट उसमें भी ऐसे ही था, ठीक है। तो ये समझ लो कि डीएनए हमारे समझ लो माइक्रोचिप है, इंस्ट्रक्शन देती है बॉडी को। अब उसके साथ इंटरफेयर हो जाएगा, ठीक, डीएनए के साथ हो जाएगा तो सेलुलर चेंजेस हो जाएंगे। डीएनए में इंटरफेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेलुलर चेंजेस हो जाएंगे। जो मेटाबॉलिज्म होगा वो अलग तरीके से होने लगेगा, गलत डायरेक्शन में, ठीक। पास टू द डॉटर सेल, अब मदर सेल खराब हो जाएगी, उसके बाद जो डॉटर सेल को अपना गलत इंफॉर्मेशन सिखाएगी, फिर वो उसको ऐसे करके सेल ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। इवेंचुअली मैलिग्नेंट सेल, तो आखिर में क्या मैलिग्नेंट सेल भी वो बनेगी, ठीक। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नॉर्मल एपिथेलियम से क्या कार्सिनोमा में कन्वर्ट होती है। साइन और सिम्टम क्या है? कफ दैट गेट्स वर्स। पहला सिम्टम ये है कि कफ, खांसी, और वो दिन पे दिन खांसी बढ़ती जाती है। स्पुटम कैसा है? स्पिट और फ्लेम, झागदार बलगम, फ्लेम, ठीक। चेस्ट पेन दैट इज ऑफन गोस विद द शार्प पंक्चर पेन होगा, ठीक है। जैसे कोई चाकू चुभने जैसा दर्द होगा, ठीक है, शार्प पंक्चर पेन होगा। सर कभी-कभी होता है। ऑफन गोस विद डीप, गहराई तक दर्द होगा। जैसे सांस खींचने की कोशिश करेगा कैंसर के पेशेंट, लंबी सांस ले रहे, अच्छा वो चुभेगा तो वो फिर छोटी छोटी सांस लेगा करके, कि ज्यादा गहरी सांस लेंगे तो दर्द होगा। ब्रीथिंग, कफिंग और लाफिंग कब होगा? सांस लेने पे, खांसने पे और हंसने पे भी उसको शार्प पेन होगा। कफिंग ऑफ ब्लड, अब लंग्स के अंदर के सेल्स डैमेज होंगे तो वो स्पुटम के साथ बाहर आएंगे, ठीक। हॉर्सनेस हो जाएगी। हॉर्सनेस मतलब बदली हुई आवाज, ठीक है, आवाज फटी फटी आएगी। वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, भूख भी नहीं लगेगी और वजन कम हो जाएगा। भूख नहीं लगेगी तो वजन कम हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा तो वजन कम हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं ले पाएगा, लंबी सांस क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि अंदर की जगह ऑक्यूपाई कर ली है कार्सिनोमा ने। फीलिंग टायर्ड और हमेशा थका रहेगा, कैंसर का पेशेंट। इन्फेक्शन सच है ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया। अब कैंसर उसको हुआ है तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और उससे बार बार ब्रोंकाइटिस निमोनिया बार होगा। बोन पेन लाइक ठीक है, जॉन्डिस का दिखाया जॉन्डिस उसने, ठीक है।
येलोइश ऑफ द स्किन एंड आई जॉन्डिस होगा फ्रॉम कैंसर स्प्रेड टू द लीवर। तो लंग्स का कैंसर, लंग्स के नीचे लीवर होता है, ठीक, तो लंग से लीवर में फैलेगा, तो फिर लीवर भी अपना फंक्शन खो देगा, ठीक है। Horner syndrome, cancer of the top part of the lungs, sometimes called Pangloss tumor, sometimes can affect certain nerves to the eye and part of the face, causing a group of symptoms called Horner syndrome। अच्छा, लंग्स के जो अपेक्स में जब हो जाता है कैंसर, तो उसे हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर को अफेक्टेड करता है। किस तरह अफेक्ट करता है? ड्रूपिंग और वीकनेस ऑफ वन आई। एक आंख कैसी लगेगी? ड्रूपिंग, मतलब पलक गिरी हुई, ठीक है, मतलब आंख नहीं खोल पाएगा, ठीक है। एक चेहरे की एक तरफ क्या पसीना भी नहीं आएगा, सिर्फ एक तरफ, हॉर्नर सिंड्रोम की बात है, ठीक है। और सेम साइड ऑफ द फेस समटाइम्स कॉल्ड सीरियस शोल्डर पेन, ठीक है। इस तरह की चीजें सुपीरियर लेना कवर सिंड्रोम भी होगा, पैनिप्लास्टिक सिंड्रोम भी है इसमें। स्टेजेस ऑफ कैंसर है हमारा T1 T2 T3 T4, जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉक्स होगा। रिकॉर्ड हो रही है, शांत रहो, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आते हैं कब CBC और ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट इसमें होता है, और इमेजिंग टेस्ट में होगा चेस्ट का एक्सरे और CT स्कैन, CT गाइडेड नीडल बायोप्सी होती है, और पेट होता है, पेट स्कैन, ठीक है। कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा पेट स्कैन ही होता है, ठीक है। कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन में क्या होता है, जहाँ पर कैंसर, जहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ दिखेगी सेल्स की, वहाँ पे ज़्यादा जैसे दिख रहा है, ये पेट स्कैन का है, ये कैंसर सेल यहाँ ग्रो करेगी, ठीक है। पेट स्कैन में ग्रो करती है वो सेल जहाँ पर कैंसर एबनॉर्मल, ठीक है। नीडल बायोप्सी होती है। FNAC आप लोग जानते ही हैं, बायोप्सी FNAC में क्या फर्क है, पता है ना? FNAC बायोप्सी में क्या फर्क है, क्या होता है? ब्रोंकोस्कोपी होगा, थोरैकोस्कोपी होगा, ठीक, ये सब जांचें हैं। मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट में फोटोडायनेमिक थेरेपी होगा। दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी यूज्ड विद वेरी अर्ली स्टेज लंग कैंसर। अर्ली स्टेज में फोटोडायनेमिक थेरेपी होगा। थोरैकोसेंटेसिस की जरूरत पड़ सकती है, जैसे पस मर गया तो उसको निकाला जाता है थोड़ा, ठीक है। लेजर थेरेपी होगा और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कीमोथेरेपी और सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक। चलो स्टॉप करो। तो